उस रात जीविशा शर्मा ने हवेली के सभी अंगरक्षकों को रोज की तरह साधना के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद भारी और सधे हुए कदमों की आहट सुनाई दी। आंगन में बैठे गार्ड्स ने चुपके से आंखें खोलीं और देखा कि एक विशाल और शक्तिशाली कदकाठी का आदमी तेजी से अहाते को पार कर रहा है। वह युवराज और भैरव थे। सबने पहले ही गजराज सिंह से थोड़ा बहुत सुन रखा था, इसलिए वे सब इस चलने फिरने वाले पुतले को लेकर उत्सुक थे। लेकिन उसे साक्षात देखकर वे दंग रह गए। लकड़ी की नसों को छोड़ दिया जाए तो युवराज दिखने में किसी आम इंसान से अलग नहीं लग रहा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बिटिया की कारीगरी इतनी अद्भुत और बारीक हो सकती है। जीविशा ने सिर उठाकर युवराज को देखा, जो एक सफल यात्रा से लौटा था। वह खुशी खुशी खड़ी हुई और विश्राम का संकेत देते हुए सबको छुट्टी दे दी। फिर उन्होंने युवराज और भैरव को उस गोदाम में चलने को कहा जहां पहले पत्थर रखे गए थे। उस गोदाम के सारे पत्थर जीविशा पहले ही खोल चुकी थी और वह अब खाली पड़ा था। युवराज ने अपने कंधे से वह विशाल टोकरी उतारी। एक जोरदार खनक के साथ टोकरी जमीन पर टिकी और आसपास की धूल उड़ने लगी। वह बड़ी टोकरी तरह तरह के दुर्लभ खनिजों से भरी हुई थी। वह इतनी लबालब थी कि उसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। जीविशा ने युवराज के सीने में अपने खून के साथ साथ खनिजों की प्राण ऊर्जा पहचानने की क्षमता भी डाल दी थी। इसलिए युवराज ने जो भी पत्थर चुने थे वे जीविशा की ज़रूरतों के मुताबिक ही थे। जीविशा ने संतुष्टि के साथ उन पत्थरों का मुआयना किया। दुर्लभ खनिजों की यह खेप उस मात्रा से कहीं ज्यादा थी जो वह दुकान से खरीद कर लाई थी। अपनी साधना के लिए कुछ खास पत्थर चुनने के बाद जीविशा ने हाथ नीचे किया और पास ही जीभ निकालकर बैठे लाचार से दिखने वाले भैरव को देखा। उसकी नीली आंखों को देखकर जीविशा मुस्कुराई और एक गहरे लाल रंग की औषधि निकालकर लापरवाही से हवा में उछाली। भैरव ने एक फुर्तीली छलांग लगाई और उसे मुंह से लपक लिया। गोली पेट में जाते ही भैरव पूरी तरह संतुष्ट होकर जमीन पर लेट गया और अपने दोनों अगले पंजों से पेट सहलाने लगा। पास में ही गंभीर मुद्रा में खड़े युवराज को देखकर जीविशा के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने दूसरे कमरे से कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज निकाले जिनकी प्राण ऊर्जा वह सोख चुकी थी और गजराज के पास जाकर कहा कि वह एक खास शस्त्र बनवाना चाहती हैं। गजराज अब अपनी बिटिया के अनोखे ख्यालों के आदी हो चुके थे। उन्होंने तुरंत एक अंगरक्षक को आवाज दी। इसका परिवार लोहे का काम करता है। फौज में आने से पहले यह अपने पिता के साथ लोहारगिरी ही करता था। भले ही ये किसी बड़े उस्ताद जैसा न हो, पर इसका हाथ काफी साफ है। बिटिया को जो भी चाहिए इसे बता दें। गजराज ने बात पूरी की। जीविशा के सामने लाया गया वह अंगरक्षक एक दुबला पतला युवक था। बाकी गार्ड्स के मुकाबले उसका शरीर थोड़ा छोटा था। जीविशा को देखते ही वह बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। आपका सेवक सोहन यहाँ बिटिया का आदेश सुनने के लिए हाजिर है। सोहन बिल्कुल सीधा तन कर खड़ा था। जब तुम हमारे अपने ही आदमी हो तो काम और भी आसान हो गया। ये लो। इतना कहकर जीविशा ने कागज का वह टुकड़ा निकाला जिस पर उन्होंने नक्शा बनाया था और उसे सोहन के हाथों में थमा दिया। सोहन ने उस कागज को खोलकर देखा और पल भर के लिए ठिठक गया। वह हथियार काफी लंबा था, लगभग एक घुड़सवार के भले जैसा, लेकिन उसका सिरा 3 मुख वाले चाकू जैसा था जिसके दोनों किनारों पर लंबी सपाट धार थी। उसने ऐसा शस्त्र पहले कभी नहीं देखा था। बिटिया, यह क्या है? सोहन थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया। इसे त्रिशूलधार खड्ग कहते हैं। तुम्हें बस इस नक्शे के मुताबिक इसे ढालना है और सबसे बेहतरीन धातु का इस्तेमाल करना है। अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो गोदाम से चुन लेना, जीविशा ने दरियादिली से कहा। सोहन उस नक्शे को पकड़े हुए भारी मन से गोदाम की ओर बढ़ा ताकि खनिजों का चुनाव कर सके। अगले कुछ दिनों तक युवराज रोजाना नियम से भैरव को साथ लेकर खदानों की ओर जाता और रात ढलने पर ही जीविशा शर्मा के लिए खनिजों का ढेर लेकर लौटता। दूसरी ओर सोहन अपना पूरा दिन उस त्रिशूलधार खड्ग को बनाने की गुत्थी सुझाने में बिताने लगा। धीरे धीरे उसने कुछ प्रगति की और शस्त्र को ढालना शुरू कर दिया। शुरुआत में हवेली के सभी अंगरक्षक युवराज के अजीबोगरीब वजूद को लेकर कौतूहल से भरे थे, लेकिन जीविशा के सामने अपनी जिज्ञासा जाहिर करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लिहाजा वे हर रात चुपके से युवराज के कमरे की खिड़की से झांककर उसे देखते रहते। भले ही जीविशा ने उसे एक कमरा दिया था, पर युवराज को न तो नींद की जरूरत थी और न ही भोजन की। वह रोज वापस आने के बाद अपने कमरे में बिल्कुल सीधा बैठ जाता और उसकी पलकें तक नहीं झपकती थी, यहाँ तक कि जमीन पर लेटा भैरव भी उससे कहीं ज्यादा जीवंत लगता था। लगभग 5 दिनों के बाद सोहन ने अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ त्रिशूलधार खड्ग जीविशा को सौंप दिया। वह आदमी, जो पहले ही दुबला पतला था, इन कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद और भी निढाल नजर आने लगा था। जब दूसरे गार्ड्स ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो सोहन ने बस बेबसी वाला चेहरा बनाया और हवा में हाथ हिला दिया। वह महज एक शौकिया लोहार था और उसकी बिटिया ने उसे शुरू में ही इतना पेचीदा काम थमा दिया था कि वह अंदर ही अंदर रो पड़ा था। सोहन की मायूसी के उलट जीविशा उस शस्त्र को देखकर बेहद खुश थीं।
उन्होंने खास तौर पर अपनी शून्य मणि से स्वर्ण सत निकाला और एक कलम की मदद से उस खड्ग की मूठ पर कुछ गुप्त चिन्ह उकेरे। चिन्ह बनते ही वह शस्त्र, जो पहले साधारण और थोड़ा अजीब लग रहा था, अब ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह चांदी की आभा की एक परत से लिप गया हो। जीविशा बड़े संतोष के साथ उसे लेकर युवराज की ओर चल दी और उन्होंने पीछे खड़े सोहन के हक्के बक्के चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे सोहन भाई, तुम्हारी लोहारी तो चमक गई, वह चीज़ तो बड़ी धाकड़ लग रही है, गार्ड्स ने उसे छेड़ा। लेकिन सोहन के चेहरे पर भोलापन था। वह कसम खा सकता था कि जब उसने वह खड्ग जीविशा को दिया था तो वह इतना धाकड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। भगवान जाने बिटिया ने कौन से अजीब तरीके से उस चीज़ का रूप ही बदल दिया था। अगर सोहन को पता होता कि प्रकाश दीक्षा जैसी भी कोई चीज़ होती है तो वह इतना हैरान नहीं होता। जीविशा उस शस्त्र को लिए हुए आंगन से गुजरी और नन्हा श्वेतमणि अपने खुरों की खटखट के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक आकृति उनकी नज़रों के सामने आई। आंगन के एक पुराने पेड़ के नीचे पता नहीं कब अग्नि की आंख लग गई थी, वह वहीं जमीन पर बैठा सो गया था। उसने एक साधारण सा स्लेटी रंग का कुर्ता पहना था जिस पर थोड़ी धूल लगी थी। आंखें बंद होने की वजह से उसकी लंबी पलकों की परछाई उसके गालों पर पड़ रही थी। पत्तों और टहनियों के बीच से छनकर आती धूप जब उसके सुकोमल चेहरे पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो उस पर तारों की रोशनी की कोई परत जमी हो। ये लड़का भी न सोए हुए अग्नि को देखकर जीविशा के चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कान आ गई। उन्होंने श्वेतमणि को चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव उसकी ओर बढ़ीं। जब उन्होंने झुककर अग्नि को देखा तो उनकी आंखों की चमक उनकी शरारत बयां कर रही थी। जीविशा ने पास गिरा हुआ एक सूखा पत्ता उठाया और उसे धीरे से अग्नि की नाक के पास सहलाया। गहरी नींद में सोए अग्नि ने माथा सिकोड़ा और उसकी नाक थोड़ी हिली, पर वह जागा नहीं। जीविशा को इसमें बड़ा मजा आने लगा और वह उसके साथ खेलती रही। तभी वे कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और अग्नि की वे सुर्ख लाल आंखें, जिनमें मौत जैसी एक तेज आभा थी, सीधे जीविशा की एम्बर जैसी भूरी आंखों से जा टकराईं। जीविशा एक पल के लिए ठिठक गईं। अग्नि को एहसास हुआ कि उसके सामने जीविशा हैं। वह घबरा गया और उसने हड़बड़ाहट में सहज रूप से अपने हाथों से अपनी आंखें ढंक लीं। नामो तुम जीविशा शर्मा ने अग्नि की ओर एक उलझन भरी नजर डाली। वे खून जैसी लाल आंखें इतनी आकर्षक थीं, पर जिस चीज ने जीविशा को चौंका दिया वह उन आंखों में छिपा मौत का भयंकर तांडव था। वह मार डालने की इच्छा ऐसी थी जैसे पल भर में किसी की रूह निगल लेगी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अग्नि की आवाज़ अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने अपनी आंखें धनकी और जीविशा को दूर धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया और फुर्ती से खड़ा हो गया। लेकिन जीविशा ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। क्या कर रही हो? अग्नि ने रूखेपन से कहा। अगर तुम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती तो बस ऐसा नाटक करो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। रुको, जीविशा ने पहली बार अग्नि को इतना कठोर देखा था। अगर उसकी सांसों की लय न बदली होती तो उन्हें लगता कि उसके शरीर पर भी किसी और ने कब्जा कर लिया है। वह बोला, प्यारा और सुंदर सा लड़का कहाँ चला गया? वह तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत है क्या? सिर्फ आंखों का रंग ही तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीविशा ने हल्की भौहें सिकोड़ीं। अग्नि के लहजे ने उन्हें एहसास कराया कि वे उसे इस तरह जाने नहीं दे सकती। अग्नि जीविशा की बात सुनकर सुन्न रह गया। वह अनजाने में वहीं रुक गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने वे हाथ नीचे कर लिए जिनसे वह अपनी आंखें छिपा रहा था। वे लाल आंखें एक बार फिर जीविशा की आंखों से मिलीं, पर अब उनमें वह जान लेने वाली नफरत नहीं थी। बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? अग्नि ने हिचकिचाते हुए जीविशा की ओर देखा। ये कहना मुश्किल था कि वह किस तरह के जवाब की उम्मीद कर रहा था। जीविशा ने अग्नि की आंखों में झांका और उनके होठों पर एक मुस्कान खिल गई। मैंने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों की जोड़ी देखी। अग्नि खामोश रहा। ये लड़की कभी गंभीर क्यों नहीं होती? लेकिन ऐसा सोचने के बावजूद अग्नि के गालों पर लाली छा गई। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मैं सच में बेकार में चिंता कर रहा था। अग्नि ने अपनी नज़रें चुराईं और धीरे से आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वे अपने सामान्य काले रंग में लौट चुकी थीं। अभी तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अग्नि का लहजा अब काफ़ी नर्म था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई और चारा ना हो। तो क्या तुम इन आंखों की वजह से ही पहाड़ों की गहराइयों में अकेले थे? जीविशा ने अचानक पूछा। अग्नि थोड़ा चौंक गया और हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ऐसा कह सकती हो। जीविशा मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं मुसीबत को तुम्हारे पास फटकने भी नहीं दूंगी। अच्छा, अब जरा इस त्रिशूलधार खड्ग को देखो, है न शानदार? वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई ज़रूरी काम नहीं है तो तुम भी मेरे साथ चलो इसे युवराज को देने, वरना अकेले बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग उल्टा सीधा सोचता रहेगा। इतना कहते ही जीविशा ने एक हाथ से अग्नि की कलाई थाम ली और दूसरे हाथ में वह भारी शस्त्र उठा लिया। फिर वे खुशी खुशी श्वेतमणि के साथ युवराज के कमरे की ओर बढ़ चलीं।
अग्नि बेबस होकर जीविशा के पीछे खींचा चला गया। अपनी कलाई पर महसूस हो रही उस गर्माहट ने उसकी नज़रों को भटकने पर मजबूर कर दिया। ये बेवकूफ़ औरत, उसे अपनी मुसीबत की फिक्र नहीं थी। पर जीविशा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मन ही मन एक ठंडी आह भरी। छोड़ो, इसे अपनी मनमानी करने दो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जीविशा के कदम अचानक धीमे हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, छोटे अग्नि, याद रखना कि भविष्य में तुम पर चाहे जैसी भी मुसीबत आए, जब तक मैं हूं, मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। जीविशा शर्मा का संकल्प अडिग था। उन्हें इस लड़के की जान बचानी ही थी जिसे उन्होंने लगभग मार ही डाला था, और वह इस जन्म में जब तक मुमकिन हो उसकी रक्षा करेंगी। अग्नि हक्का बक्का होकर जीविशा की पीठ को देख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं और मन में कई तरह के भाव उमड़ रहे थे। उस पल उसकी कलाई पर महसूस हो रही गर्माहट ने उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी तपन भर दी थी। बेशक, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें साधना की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक सिखाऊंगी। मैं गारंटी देती हूं कि भविष्य में जब भी कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, तुम खुद उन्हें धूल चटा दोगे। जीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे वह आसान चुकाने की भावना हो या कोई और वजह, उन्हें ये लड़का पसंद आ गया था। अब अगर साक्षात यमराज भी सामने आ जाते तो भी वे इसकी रक्षा करने से पीछे नहीं हटने वाली थीं। जीविशा स्वभाव से लापरवाह थीं, पर जब वह किसी बात पर अड़ जाती थीं तो उन्हें रोकना नामुमकिन था। इसी जिद की वजह से उन्हें अपने गुरु से कई बार डांट और मार भी पड़ी थी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उनके पीछे चलता रहा। उसकी झुकी हुई पलकों ने उसके चेहरे के बदलते भावों को छिपा लिया था। जब जीविशा ने युवराज को खोज निकाला तो उन्होंने तुरंत वह त्रिशूलधार खड्ग उसे सौंप दिया। आज्ञाकारी युवराज, जो हमेशा जीविशा के आदेशों का पालन करता था, उसने बिना कुछ कहे शस्त्र थाम लिया और उस सुनहरे कवच को धारण कर लिया जो जीविशा ने उसके लिए तैयार करवाया था। तैयार होने के बाद हाथ में त्रिशूलधार खड्ग थामे युवराज बिल्कुल पौराणिक योद्धा जैसा दिख रहा था। बस उसकी आंखों में अब भी वह खालीपन था, उनमें वह दबदबा और तीखापन नहीं था। कमरे में कदम रखते ही नन्हा श्वेतमणि कांपने लगा और जीविशा के पैरों के पीछे छिप गया। उसकी डबडबाई बड़ी आंखें डर के मारे उस भैरव को देख रही थीं, जो उसे देखकर लार टपका रहा था। एक साधारण जीव की सहज बुद्धि भी बहुत तेज होती है। फिर श्वेतमणि तो जीविशा की औषधियां खाकर धीरे धीरे अपनी समझ और प्राण ऊर्जा बढ़ा रहा था। भैरव की शिकारी नजरों के सामने उसका सहम जाना स्वाभाविक था। शायद जीविशा ने श्वेतमणि की कपकपी महसूस कर ली थी, इसलिए उन्होंने भैरव की ओर देखा। भैरव ने तुरंत अपनी नजरें घुमा लीं और ऐसे नाटक करने लगा जैसे वह बड़ी फुर्सत से अपने पंजों से अपनी पूंछ खुजला रहा हो। साफ था कि अभी श्वेतमणि की बुद्धि भैरव जितनी तेज नहीं हुई थी। जीविशा अभी सोच ही रही थी कि क्या श्वेतमणि की औषधि की खुराक बढ़ा देनी चाहिए, तभी बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। सोहन, जिसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था, हाँफते हुए दरवाजे पर आया और बोला, बिटिया, अनर्थ हो गया। वह बलराज खन्ना अपनी फौज लेकर आया है और उसने हमारी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है। फौज से घेर लिया? जीविशा ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्हें लगा था कि बलराज मात खाने के बाद कुछ समय तक शांत बैठेगा। किसे पता था कि महज कुछ ही दिनों में वह फिर से उत्पात मचाने लगेगा। जी, बहुत सारे सिपाही हैं, कम से कम कुछ 100 तो होंगे ही। गजराज भाई ने मुझे आपको खबर देने भेजा है ताकि आप तय कर सकें कि आगे क्या करना है, सोहन ने व्याकुल होकर कहा। क्या करना है? जीविशा मुस्कुराई। डरने की क्या बात है? जैसा सवाल वैसा जवाब। चलो चलकर उससे मिलते हैं, मैं भी तो देखूं कि उसने अब कौन सी नई चाल चली है। इतना कहते ही जीविशा बड़े बड़े कदमों से दरवाजे के बाहर निकल गईं। अग्नि, युवराज और भैरव स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चल पड़े। जब श्वेतमणि ने भी साथ चलने की कोशिश की तो जीविशा ने उसकी छोटी सी नाक को सहलाते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, फिलहाल इन सब में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए जल्दी से बड़े हो जाओ। नन्हा श्वेतमणि कमरे में खड़ा हक्का बक्का सा उन्हें देखता रहा। उसे जीविशा की बातों का बस थोड़ा सा अंदाजा हुआ था, पर उसके नन्हे दिमाग में एक धुंधला सा विचार कौंधा। वह सच में जल्द से जल्द बड़ा होना चाहता था। हवेली के बाहर तलवारें और धनुष तन चुके थे। विजयनगर के कुछ 100 सिपाहियों के साथ बलराज खन्ना ने जीविशा शर्मा की हवेली को इस तरह घेर लिया था कि परिंदा भी पर न मार सके। बलराज ने आज सादे कपड़ों के ऊपर हल्के सुनहरे रंग का कवच पहन रखा था और वह घोड़े पर सवार था। उसके बगल में शहर के रईस खानदानों के मुखिया एक कतार में खड़े थे। बलराज की सेना के अलावा ये रईस भी अपने साथ दर्जनों निजी अंगरक्षक लाए थे। सिपाहियों के जमावड़े ने हवेली के सामने वाली संकरी गली को पूरी तरह जाम कर दिया था। सबके हाथों में चमकती तलवारें थीं और कुछ सिपाही धनुषों पर तीर चढ़ाए आदेश का इंतजार कर रहे थे। वहां से गुजरने वाले विजयनगर के आम लोग इस मंजर को देखकर दहल गए। वे हैरान और उत्सुक तो थे, पर किसी की हिम्मत पास फटकने की नहीं हुई। सब दूर दुबक कर इस आने वाले तूफान को देख रहे थे।
उस पुरानी और जर्जर हवेली के खुले हुए दरवाजों के सामने गजराज सिंह की अगुवाई में कुछ जाबांज योद्धा पूरी गंभीरता के साथ डटे हुए थे। उन्होंने वही पुराने कवच पहन लिए थे जो वे असली जंग के मैदानों में पहनते थे। वे कवच बलराज के सुनहरे कवच की तरह चमक तो नहीं रहे थे, बल्कि उन पर अनगिनत खरोंचें और युद्ध के निशान थे। वे निशान असुरों के खिलाफ लड़ी गई गौरवशाली जंगों की गवाही दे रहे थे। मैदान जंग से हटने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देश की रक्षा के लिए पहने गए इन कवचों को उन्हें दोबारा पहनना पड़ेगा, वह भी ऐसी स्थिति में। अफसोस की बात थी कि आज वे कवच तो पहन रहे थे, पर सामने दुश्मन के घुड़सवार नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने ही देश के सिपाहियों की तलवारों का सामना करना था। बलराज, ये सब क्या तमाशा है? गजराज ने ऊंचे घोड़े पर बैठे बलराज खन्ना की आंखों में आंखें डालकर पूछा। इस बार उन्होंने बलराज के नाम के साथ कोई सम्मानजनक शब्द नहीं जोड़ा था। बलराज घोड़े पर तनकर बैठा था और उसकी थोड़ी अहंकार में ऊपर की ओर उठी हुई थी। उसने गजराज को तिरस्कार और नफरत भरी नजरों से देखा। बलराज भूला नहीं था कि इसी गजराज ने खदान के बाहर उसके बेटे आर्यन खन्ना को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। तेरी बिसात क्या है? हमारे नगर प्रमुख से सवाल करने वाला तू होता कौन है? अगर अपनी खैर चाहता है तो हट जा और जीविशा शर्मा को हमारे हवाले कर दे, बलराज के बगल में खड़े एक लंबे चौड़े आदमी ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी पीठ पर गजराज की तरह ही एक विशाल तलवार टंगी थी और उसका रसूख बाकी सिपाहियों से कहीं ज्यादा लग रहा था। और तू कौन है? तुझे क्या लगता है कि हमारी बिटिया कोई ऐसी चीज है जिससे तू जब चाहे मिल ले? गजराज ने पीछे हटे बिना पलटवार किया। मैं बलराज जी का सबसे खास खड्गधारी चंदर सिंह हूं, उस आदमी ने घमंड से अपना परिचय दिया। इस दुनिया में विनाशकों के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। अश्वारोही, जादूगर, पुरोहित, धनुर्धर, औषधिशास्त्री, लोहार, स्वर्ण साधक और खड्गधारी। इनमें खड्गधारी की पहचान सबसे अलग होती थी। हर खड्गधारी का हथियार एक विशाल और भारी तलवार होती थी जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए इस पद के लिए शरीर का मजबूत होना पहली शर्त थी और इनकी युद्ध क्षमता भी सबसे घातक मानी जाती थी। चंदर, नाम तो कभी सुना नहीं, गजराज ने ठंडी हंसी के साथ कहा। चंदर का चेहरा तमतमा उठा। विजयनगर में उसका काफी नाम था और उसे शहर का सबसे बेहतरीन खड्गधारी माना जाता था, लेकिन उसके सामने खड़े इस मामूली से दिखने वाले सैनिक ने उसके वजूद को ही नकार दिया था। सुना नहीं? ठीक है, जब मैं तुझे यमराज के पास पहुंचा दूंगा तो किसी से कहकर तेरी कब्र पर तेरे कातिल का नाम लिखवा दूंगा। चंदर ठिठोली करते हुए हंसा और अपनी भारी तलवार निकालते हुए आगे बढ़ा। बलराज खन्ना चुपचाप अपने घोड़े पर बैठा रहा। उसने चंदर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसे परवाह नहीं थी। जीविशा को पकड़ने से पहले अगर इस गजराज का काम तमाम हो जाए तो उसे खुशी ही होगी। गजराज सिंह के इर्द गिर्द खड़े सभी अंगरक्षक पूरी तरह मुस्तैद हो गए। जब चंदर सिंह अपने हाथों में विशाल तलवार थामे बड़े कदम भरते हुए आगे बढ़ा तो उसकी तलवार जमीन से रगड़ खाती हुई एक कान फोड़ देने वाली आवाज निकाल रही थी और जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ती जा रही थी। भाई साहब, उस आदमी की तलवार साधारण नहीं लग रही, गजराज के बगल में खड़े एक अंगरक्षक ने धीमी आवाज में कहा। गजराज ने अपनी गर्दन हल्के से हिलाए और चेहरे पर गंभीरता लिए अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। खुद एक खड्गधारी होने के नाते वे जानते थे कि एक योद्धा के लिए उसके शस्त्र की क्या अहमियत होती है। गजराज के हाथ में जो तलवार थी वह काले लोहे से बनी थी। वह काफी सख्त और अच्छी धातु थी, पर शहर में कदम रखने से पहले ही एक लड़ाई में जीविशा शर्मा की रक्षा करते हुए उनकी तलवार में दरार आ गई थी। चंदर सिंह के हाथ में जो तलवार थी वह असाधारण रूप से चमक रही थी। अगर गजराज की तलवार सलामत भी होती तो भी वह चंदर की तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। विजयनगर खदानों का शहर था और बलराज खन्ना का खास आदमी होने के नाते चंदर को बेहतरीन और दुर्लभ खनिजों से अपनी तलवार बनवाने का मौका मिला था, जो उसे गजराज के शस्त्र से कई गुना बेहतर बनाती थी। जंग शुरू होने से पहले ही गजराज का पलड़ा हल्का लग रहा था, मगर गजराज एक कदम आगे बढ़े और अपनी तलवार को दोनों हाथों से सामने की ओर तान लिया। इस पल उनकी शख्सियत किसी पर्वत की तरह अडिग लग रही थी। वे हार मानने वालों में से नहीं थे। चंदर ने गजराज की तलवार पर एक नज़र डाली और अचानक ठहाका मारकर हंसा। मुझे लगा था तुम कोई बड़े सूरमा होगे, पर तुमने तो निराश कर दिया। तुम इस टूटी हुई तलवार के दम पर मुझसे लड़ोगे। तुम साक्षात मौत को दावत दे रहे हो। मेरे हाथ में जो खड्ग है वह शीतल लोहे से बना है। तुम्हारी यह काले लोहे की तलवार इसके सामने कुछ भी नहीं, ऊपर से इसमें दरार भी है। मुझे यकीन है कि मेरे 2 वार झेलते ही यह टूटकर बिखर जाएगी। वाकई कितना उबाऊ है, तुम्हारे जैसे लाचार खड्गधारी को मारना मुझे कोई रोमांच नहीं दे रहा। गजराज के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, पर उनके पीछे खड़े साथियों का खून खौल उठा। वे सब इस देश की सरहदों पर लड़ने वाले योद्धा थे, सिर्फ इसलिए कि उनके सेनापति जीविशा के पिता जंग में शहीद हो गए और अपनी बेटी की जिम्मेदारी उनके हाथों में छोड़ गए। उन्होंने युद्ध के मैदान से संन्यास ले लिया था।
उनके हाथों में मौजूद इन शस्त्रों ने न जाने कितने असुरों का संहार किया था और इस वतन को अनगिनत खतरों से बचाया था। मगर उन गौरवशाली यादों से जुड़े इन हथियारों को चंदर सिंह कचरा समझ रहा था। यह एक ऐसा अपमान था जिसे कोई भी सैनिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जबान ज्यादा चला रहे हो, लड़ना है तो लड़ो, अगर हाथ में तलवार न भी हो तब भी मैं तुम जैसे कचरे को धूल चटा सकता हूँ, गजराज भारी आवाज में दहाड़े। चंदर ने तिरस्कार से कहा, अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हो, लगता है हकीकत देखे बिना मानोगे नहीं। ठीक है, मेरी इस तलवार ने अब तक किसी का खून नहीं चखा है, आज तुम्हारा लहू इसे तृप्त करेगा। चंदर की आंखों में क्रूरता की चमक उभरी और उसका विशाल शरीर बिजली की तेजी से गजराज की ओर लपका। गजराज ने एक गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान मुकाबले पर केंद्रित कर दिया। हवा में दोनों तलवारें आपस में टकराईं और टंक की तेज आवाज गूंज उठी। उस टक्कर के होते ही आसपास की धूल का गुबार सा उड़ने लगा। एक ही प्रहार के बाद गजराज की तलवार की दरार और चौड़ी हो गई और उससे चटकने की आवाज आने लगी। चंदर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। तुम्हारी तलवार अब और नहीं टिकने वाली। बहुत बोलते हो, गजराज गरज उठे। आसपास खड़े गार्ड्स पसीने पसीने हो रहे थे। साफ दिख रहा था कि गजराज की तलवार दम तोड़ने वाली है, बस एक और वार और वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। चंदर उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जब उसने दोबारा तलवार उठाए और हमला करने के लिए झपटा तो गजराज ने बिना हिचकिचाए उसे रोकने के लिए अपनी तलवार अड़ा दी। मौत और जिंदगी के उस चंद सेकंड के फैसले के बीच अचानक एक काली आकृति उन दोनों के बीच प्रकट हुई और उसने चंदर के वार को बड़ी बेरहमी से रोक दिया। तभी एक खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी, क्या मेरे आदमी को चोट पहुंचाना इतना आसान है? अचानक गूंजी उस आवाज ने सबको हैरान कर दिया। सबने सिर उठाकर देखा तो पाया कि जीविशा शर्मा दरवाजे पर खड़ी थीं। पता नहीं वे वहां कितनी देर से मौजूद थीं। चंदर सिंह को लगा था कि वह एक ही वार में गजराज सिंह को ढेर कर देगा, पर उसकी तलवार किसी बेहद सख्त और विशाल चट्टान से टकराकर रुक गई थी। उसने उस शख्स की ओर देखा जिसने बीच में आकर दखल दिया था, पर देखते ही उसके होश उड़ गए। गजराज के आगे ढाल बनकर खड़े और चंदर की तलवार को रोकने वाले शख्स का कद बहुत ऊंचा और शरीर बलिष्ठ था। उस आदमी ने एक अनोखा और रौबदार कवच पहन रखा था और उसके हाथ में एक विचित्र शस्त्र था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस चीज ने चंदर को सबसे ज्यादा सुन्न कर दिया वह थी उस आदमी के माथे पर बनी एक खड़ी आंख। उस सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी ठंडी आंखों ने चंदर के मन में दहशत भर दी। वह सहज रूप से एक कदम पीछे हटा और डरते हुए उस तीन आंखों वाले आदमी को देखने लगा। पर जब उसने गौर से देखा तो वह दंग रह गया। उस आदमी की त्वचा पर लकड़ी की अजीब सी नसें बनी हुई थीं। अगर इस शख्स ने उसका हमला न रोका होता तो वह उसे लकड़ी का बना कोई पुतला ही समझता। बिटिया, गजराज ने हैरानी में जीविशा की ओर देखा। जीविशा की मुस्कुराती आंखें गजराज पर टिकीं और वे बोली, गजराज भाई, आप इन कचरा लोगों के मुंह क्यों लग रहे हैं? युवराज का त्रिशूलधार खड्ग अभी अभी तैयार हुआ है। क्या इस घटिया आदमी ने यह नहीं कहा था कि वह आपकी तलवार को आपके लहू का भोग लगाएगा? बहुत अच्छी बात है, ये त्रिशूलधार खड्ग भी अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आज इससे किसी का खून बहाकर इसका उद्घाटन किया जा सकता है। इतना कहते हुए जीविशा की नजरें अब भी हक्के बक्का खड़े चंदर पर टिक गईं। युवराज बगल में खड़ा था। उसका कद किसी देवता जैसा लग रहा था। उसे देखकर ऐसा आभास होता था मानो वह अकेला ही 10,000 दुश्मनों को रोकने का दम रखता हो। जीविशा शर्मा, तुम बहुत अहंकारी हो गई हो। इसी समय बलराज खन्ना की आवाज गूंजी। जीविशा ने सिर उठाकर घोड़े पर बैठे बलराज को देखा। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा, बलराज जी, आप घर पर अपने उस बेटे की देखभाल करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं जिसके पिछले हिस्से पर जमकर मार पड़ी थी? जीविशा के मुंह से ये शब्द निकलते ही कोनों में छिपे तमाशबीनों के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। बलराज का इकलौता बेटा आर्यन ही था, तो जिसकी जमकर पिटाई हुई थी क्या वह आर्यन खन्ना ही था? किसमें इतनी हिम्मत थी? नगर प्रमुख के लाडले साहबजादे को पीटने की हिमाकत किसने की? बलराज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने नफरत भरी नजरों से जीविशा को देखा। उसने गहरी सांस ली और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जीविशा, तुम्हें अपनी बातों से मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आया हूँ। माफ करना, पर मुझे वाकई नहीं पता। जीविशा ने कंधे उचकाए और बलराज की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की। क्या इस आदमी को सच में लगता था कि वह कोई कमजोर लड़की है? बलराज ने अपने दांत पीसे पर जल्द ही खुद को संभाल लिया। अचानक उसने तालियां बजाईं। तभी सिपाहियों के बीच से एक दुबला पतला और लालची दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर निकला। वह बलराज के घोड़े के सामने आया और झुककर प्रणाम किया। जीविशा शर्मा, क्या तुम इसे पहचानती हो? बलराज ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए पूछा। जीविशा धीरे से हंसी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? बलराज ठिठोली करते हुए हंसा। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और घमंड से जीविशा को ऊपर से नीचे तक देखा।
फिर बोला, भले ही तुम इसे न मानो, पर आज का मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जीविशा बिना किसी हाव भाव के बलराज को देखती रही। वे इंतजार कर रही थीं कि बलराज अब कौन सा नया प्रपंच रचने वाला है। जीविशा शर्मा, तुम मेरे बेटे आर्यन खन्ना की मंगेतर हो। तुम्हारे परिवार में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। आर्यन तुम्हारा दुख देख नहीं पाया और उसने अपने आदमियों को आदेश देकर तुम्हें विजयनगर बुलवाया, पर किसे पता था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी चरित्रहीन निकलोगी। यहाँ आने के बाद तुमने आर्यन के एहसानों का बदला चुकाने के बजाय किसी और के साथ अवैध संबंध बना लिए। जब लोगों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो तुमने उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। तुम जैसी नीच औरत जिंदा कैसे है? बलराज खन्ना की आवाज़ तीखी और कान फोड़ने वाली हो गई थी। वह जितनी बार मुंह खोलता, गंदे आरोप जीविशा पर मर देता। उसकी बातें सुनकर आसपास खड़े आम लोग सन रह गए। जीविशा वाकई कुछ समय पहले ही विजयनगर आई थी और पत्थरबाजी की दुकान पर सुलक्षणा सिंह के साथ उनकी शर्त की बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। उस दिन जो भी वहां मौजूद था वह बता सकता था कि जीविशा और नगर प्रमुख के बेटे आर्यन एक दूसरे को जानते थे। सिवाय इसके कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की आर्यन खन्ना की मंगेतर है। और उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय ये था कि वह इतनी कम उम्र में इतनी चरित्रहीन और बेरहम है। पल भर में ही हवेली के बाहर फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई जीविशा को तिरस्कार और मजाक भरी नजरों से देखने लगा। इस लड़की को तो वाकई चैन नहीं है। इसकी शक्ल देखकर तो यह चमत्कार ही लगता है कि यह नगर प्रमुख के बेटे के साथ जुड़ी हुई है, फिर भी इसका मन नहीं भरा और दूसरों को लुभाने लगी। जमाना वाकई खराब आ गया है। देखकर अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कितनी गिरी हुई औरत है। तभी बलराज जी को इतने लोगों को साथ लाना पड़ा। जैसे जैसे ये कड़वे शब्द बढ़ते गए, बलराज ने अपनी योजना को सफल होते देख संतोष की सांस ली। किसी को बलराज की बातों पर शक नहीं था। आखिर वह शहर का नगर प्रमुख था और दूसरों के लिए जीविशा महज एक अनजान लड़की थी। भला कौन यकीन करता कि उनका नगर प्रमुख जानबूझकर एक छोटी बच्ची पर झूठे आरोप लगाएगा। गजराज सिंह का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि बलराज खन्ना जीविशा को बदनाम करने के लिए इतनी नीच चाल चलेगा। बलराज, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हमारी बिटिया का व्यवहार हमेशा शालीन रहा है, उन पर झूठे आरोप मत लगाओ। गजराज गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाए। लेकिन बलराज घृणा भरे चेहरे के साथ घोड़े पर बैठा रहा और ठंडी आवाज में बोला, झूठे आरोप? मुझे एक लड़की पर आरोप लगाने की क्या जरूरत है? अगर उसने ऐसा शर्मनाक काम नहीं किया होता तो मुझे इतने लोगों को यहाँ बुलाने की जरूरत ही क्या थी? तुम बकवास कर रहे हो। हमारी बिटिया तो क्या? मैं वाकई यह जानना चाहता हूं कि तुम इस लड़की को उसके गुनाहों से बचाने के लिए अब कौन सा बहाना बनाओगे? बलराज ने तिरस्कार के साथ मुस्कुराते हुए जीविशा की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जीविशा, तुम्हारा ये कुत्ता कह रहा है कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो अब मैं सबको दिखा ही दूं कि मैंने कोई गलती नहीं की है। इतना कहकर बलराज ने अपने घोड़े के सामने खड़े उस लालची दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा, सबको बताओ कि तुमने उस दिन क्या देखा था और सच सच कहना। अगर तुमने कुछ भी छिपाया या झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस आदमी ने झुककर सलाम किया और सिर हिलाया। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, मैं इस शहर का एक मजदूर हूं और हमेशा जौहरी की दुकान पर पत्थर पहुंचाता हूं। हाल ही में दुकान का मालिक अचानक अपनी सुध-बुध खो बैठा और दुकान उसके बेटे के हाथ में आ गई। शुरू में मैंने ज्यादा नहीं सोचा, पर 2 दिन पहले जब मैं पत्थर देने गया तो पैर में मोच आने की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई और मैंने देखा। क्या देखा तुमने? बलराज ने सख्ती से पूछा। उस आदमी ने अपना थूक निगला और फिर बोला, मैंने देखा कि दुकान का नया मालिक और एक औरत बिस्तर पर संबंध बना रहे थे। चारों ओर लोगों की कानाफूसी का शोर बढ़ गया। वह जौहरी की दुकान विजयनगर की सबसे बड़ी पत्थरबाजी की दुकान थी और वही जगह थी जहां जीविशा शर्मा और सुलक्षणा सिंह के बीच शर्त लगी थी। उस दिन के बाद दुकान का मालिक वाकई पागल हो गया था। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। ओह! बलराज खन्ना धीरे से हंसा और बोला, उस दुकान का नया मालिक भी तो एक मर्द ही है। उसका किसी औरत के साथ संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर से कहना शुरू किया, मुझे भी यही लगा था, इसलिए उस वक्त मुझे सिर्फ झिझक हुई, डर नहीं लगा। पर किसे पता था कि उस औरत ने जैसे ही मुझे देखा उसके तेवर बदल गए। उसने फौरन मालिक को उकसाया कि मुझे पकड़ ले। मैं इतना डर गया कि जान बचाकर भागने लगा। पर जब उस औरत ने देखा कि मैं भाग रहा हूं तो उसने आव देखा न ताव और बगल में रखा पत्थर तराशने वाला औजार उठाकर मुझ पर झपट पड़ी। इतना कहते ही उस आदमी ने अपना कुर्ता उतारा और अपने सीने का ऊपरी हिस्सा दिखाया। वहां एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी जिससे अब भी ताज़ा खून रिस रहा था। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती और मैं उस एक वार के बाद बच न निकलता तो अब तक मैं मुर्दा बन चुका होता। मैं नगर प्रमुख जी से भीख मांगता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाएं। वह आदमी जोर जोर से रोने लगा और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। उस औरत ने वाकई तुम्हें जान से मारने की कोशिश की।
तो क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? बलराज की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। उस अधेड़ आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और हवेली के दरवाजे पर खड़ी जीविशा शर्मा की ओर उंगली उठा दी। यही थी वह। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि यह नगर प्रमुख के साहबजादे की मंगेतर है। अगर मुझे पता होता तो मेरी वहां रुकने की हिम्मत कैसे होती। वह साफ तौर पर डर गई थी कि मैं उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, इसलिए उसने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की। आसपास खड़े आम लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जीविशा जैसी दुबली पतली और कम उम्र की लड़की में इतने खूंखार काम करने की हिम्मत कहाँ से आई। झूठ बोलना बंद करो। गजराज सिंह तुरंत जीविशा के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए और तेज आवाज में दहाड़े। अग्नि, जो जीविशा के पीछे पीछे बाहर आया था, इस नज़ारे को देखकर अपनी भौहें सिकुड़ने लगा। उसने बलराज की ओर देखा, जिसके चेहरे पर जान ले लेने वाले इरादे साफ झलक रहे थे। उसने अनजाने में मुड़कर जीविशा की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए, पर जो उसने देखा उसने उसे सुन्न कर दिया। जीविशा के होंठों पर अब भी वही हल्की मुस्कान तैर रही थी और उनकी नज़रों में गुस्से के बजाय एक अजीब सी दिलचस्पी थी, जैसे वे अपने सामने चल रहे किसी तमाशे का मजा ले रही हों। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब उनसे जुड़ा ही न हो और जिस पर आरोप लग रहे हैं वह कोई और है। गजराज जीविशा के साथ हो रहे अन्याय पर चिल्ला रहे थे, पर हालात बलराज खन्ना के पक्ष में थे। वहां मौजूद भीड़ में से किसी को भी जीविशा की बेगुनाही पर यकीन नहीं था। सबने उन्हें मन ही मन अपराधी मान लिया था। बलराज, अपनी हद पार मत करो, गजराज गुस्से से चिल्लाए। बलराज ने गजराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बेहद लाचारी और दया भरे चेहरे के साथ जीविशा की ओर देखा। जीविशा बेटा, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, तब तुम ऐसी नहीं थी। किसे पता था कि कुछ सालों में तुम इतनी बेलगाम हो जाओगी। ये देखकर चाचा का दिल आह। नगर प्रमुख जी, अचानक भीड़ के बीच से एक मर्द की आवाज गूंजी। एक शख्स बदहवासी में बलराज के घोड़े के सामने पहुंचा और एक जोरदार आवाज के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। कौन हो तुम? बलराज ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। मैं उस जौहरी की दुकान का नया मालिक हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, पर मैं नगर प्रमुख जी से माफ़ी की भीख मांगता हूँ। उस वक्त मेरी मति मारी गई थी, इसलिए मैं जीविशा शर्मा के जाल में फंस गया। मुझे नहीं पता था कि वह आपके बेटे की मंगेतर है और मैं किसी का मुंह बंद नहीं करना चाहता था। सब कुछ इस जीविशा का किया धरा है। मुझे तो अंधेरे में रखा गया था, एक सुदर्शन चेहरे वाले आदमी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह प्रेमी इस तरह अचानक सबके सामने आकर जीविशा शर्मा के चरित्र पर गवाही देने लगेगा। भीड़ का कौतूहल सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह आदमी गिड़गिड़ाते हुए लगातार विलाप कर रहा था कि कैसे जीविशा ने उसे अपने जाल में फंसाया, और उसने ये भी बताया कि कैसे जीविशा ने उस गवाह का मुंह बंद करने की योजना बनाई थी। मैं भी एक पल के लिए बहक गया था। वह इतनी बेचारी और लाचार लग रही थी कि मैं उसके करीब चला गया। किसे पता था कि एक बार उसने जानबूझकर मुझे शराब पिलाकर मदहोश कर दिया, और जब सब कुछ हो गया तो मेरे पास उसे अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसके बाद उसने कई बार मुझसे पैसे ऐंठने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। मैं पहले ही उससे नफरत करने लगा था और उस दिन वह फिर मुझसे चिपक गई। मैंने जो कुछ भी किया वह नशे की हालत में किया, पर मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने उसे रोका भी था, पर उस पर तो जैसे खून सवार था। उस घटना के बाद मुझे पता चला कि उसका रिश्ता नगर प्रमुख के बेटे के साथ तय हो चुका है और वह सिर्फ अपना राज छिपने के लिए उस आदमी को मारना चाहती थी। अब सबूत भी सामने था और प्रेमी भी। इस बार मामला दलीलों से बाहर निकल चुका था। पल भर में जीविशा एक चरित्रहीन औरत बन गई थी, जिसे पैसों के लिए अपने परिवार की साख दांव पर लगाने में भी शर्म नहीं आती थी, और अपना भेद छिपाने के लिए वह हत्या तक करने पर उतारू थी। ऐसी क्रूरता वाकई डरावनी थी। बलराज खन्ना इस पूरे तमाशे को बड़े संतोष के साथ देख रहा था। उसने एक बार फिर जीविशा की ओर देखा और कहा, जीविशा शर्मा, अब तुम्हें क्या कहना है? भले ही हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, पर विजयनगर के नगर प्रमुख होने के नाते मुझे कानून का पालन करना होगा। महाराज के आदेशानुसार जो भी दूसरों की जान लेने की कोशिश करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस बार चाचा बलराज भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बलराज की आंखों में वहशीपन चमक उठा। फिर वह दहाड़ा, आओ अपराधी जीविशा शर्मा को गिरफ्तार कर लो। मैं भी देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। गजराज सिंह एक कदम आगे बढ़े और अपनी तलवार सामने तानकर जीविशा के लिए ढाल बन गए। बाकी गार्ड्स ने भी अपने हथियार कसकर पकड़ लिए और जीविशा को बीच में लेकर सुरक्षा घेरा बना लिया। एक खूनी का साथ देना भी अपराध है, इन्हें भी पकड़ लो, बलराज ने कुटिल मुस्कान के साथ आदेश दिया। कोशिश करके देख लो। गजराज टस से मज नहीं हुए। उन्होंने दबे पांव सोहन को संकेत किया कि वह अंदर जाकर जीविशा का नियुक्ति पत्र ले आए, और सोहन हंगामे का फायदा उठाकर चुपके से हवेली के अंदर सरक गया। हवेली के बाहर तलवारें और कमान खींच चुके थे। विजयनगर के सिपाहियों में शामिल धनुर्धरों ने अपने धनुष तान दिए थे और उनके तीरों की नोक जीविशा, गजराज और बाकी सबकी तरफ थी।
अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो हमें सख्ती बरतनी होगी, बलराज ने बेपरवाही से अपनी आखिरी चेतावनी दी। अग्नि ने देखा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, उसने चुपके से एक कदम आगे बढ़ाया। वह कुछ करने ही वाला था कि अचानक जीविशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्नि ने नजरें उठाकर जीविशा को देखा, पर जीविशा बस उसे देखकर मुस्कुराई और धीरे से अपना सिर हिला दिया। अग्नि की आंखों में उलझन थी। इसी पल बलराज खन्ना ने गजराज और उसके साथियों को खत्म करने का मन बना लिया। उसने तुरंत तीर चलाने का हुक्म दे दिया। सिर्फ जीविशा को जिंदा रखना था, बाकी सब मर सकते थे। धनुषों से तीर छूटने की सनसनाहट गूंजी। लगभग 100 तीर एक साथ हवा को चीरते हुए गजराज और उनके साथियों की ओर बढ़े। युवराज, जीविशा की आवाज़ बिल्कुल शांत लहजे में सुनाई दी। सबसे आगे पत्थर की तरह खड़े युवराज ने जीविशा की आवाज़ सुनते ही तुरंत हरकत की। उसके हाथ में मौजूद त्रिशूलधार खड्ग इतनी तेज रफ्तार से घूमा कि गजराज और बाकी सबके सामने एक विशाल सुरक्षा चक्र जैसा भ्रम पैदा हो गया। टिन टिन टन टन हवा में धातुओं के टकराने की तीखी आवाज़ें गूंज उठीं। वे सैकड़ों तीर युवराज के घूमते हुए त्रिशूलधार खड्ग की उस ढाल से टकराकर नीचे गिर गए। सारे तीर उस त्रिशूलधार खड्ग से टकराकर दिशा बदल गए। वे या तो टूट गए या पूरी तरह बेकार होकर जमीन पर खड़खड़ाहट के साथ गिर पड़े, पर एक भी तीर युवराज के पीछे खड़े किसी व्यक्ति को छू तक नहीं पाया। जब सारे तीर जमीन पर गिर गए तब युवराज थमा। एक जोरदार खनक गूंजी। त्रिशूलधार खड्ग की मूठ का निचला हिस्सा जमीन से टकराया। युवराज अपना शस्त्र थामे किसी अजेय युद्ध देवता की तरह सबके सामने खड़ा था। इस नज़ारे ने सबको सुन्न कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक अकेला इंसान धनुर्धरों द्वारा एक साथ छोड़े गए लगभग 100 तीरों को इस तरह बेकार कर सकता है। बलराज खन्ना अपनी आंखों के सामने घटित इस मंजर को देख हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि गजराज और उसके साथी हुनरमंद हैं, इसीलिए वह पहले उनसे निपटना चाहता था। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अजीब सा दिखने वाला आदमी सब कुछ रोक देगा। जीविशा शर्मा, कहीं तुम्हारा इरादा बगावत करने का तो नहीं है? बलराज दहाड़ा। जीविशा धीरे से हंसी। उन्होंने अपने सामने खड़े गजराज को कोमलता से एक तरफ हटाया और सधे हुए कदमों से चलकर युवराज के बगल में आ खड़ी हुई। उन्होंने अपनी छोटी सी हथेली युवराज के कंधे पर रखी। अपनी बाहें थोड़ी सिकोड़ते हुए उन्होंने बलराज के तमतमाए चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बलराज जी, आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है। बलराज ने माथा सिकोड़ा। सबूत सबके सामने है, अब तुम अपने बचाव में और क्या कहना चाहती हो? बचाव? जीविशा ने अचानक अपना मुंह ढंक कर ठहाका लगाया। उनकी मुस्कुराती आंखें डबडबा गईं और उन आंसुओं की चमक रोशनी में साफ दिख रही थी। माफ़ करना, मेरा खंडन करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस यहाँ कुछ ऐलान करने आई हूँ। बलराज थोड़ा उलझन में पड़ गया। जीविशा ने वाकई पलटवार नहीं किया। क्या वह सच में मूर्ख थी, या उसे पता था कि अब पासा पलटना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली? जीविशा ने मुस्कुराती नज़रों से उस जौहरी की दुकान के मालिक को देखा जो बलराज के घोड़े के सामने घुटनों के बल बैठा था और उनके साथ अपने संबंधों का ढिंढोरा पीट रहा था। उन्होंने हाथ उठाकर उसकी ओर इशारा किया। अगर मैं किसी को ढूंढूंगी भी तो मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। इतना बदसूरत इंसान इसे चूमने की हिम्मत तो मैं सपने में भी न करूं। जीविशा द्वारा सरेआम बदसूरत कहे जाने पर उस दुकान मालिक का मुंह उतर गया। अपनी कलाई को थोड़ा घुमाते हुए जीविशा ने सहजता से पीछे खड़े अग्नि की ओर इशारा किया। बलराज जी, आपकी मति वाकई मारी गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह मेरा प्रेमी है जिसे मैंने सबसे छिपा कर रखा था। यह अग्नि है और आप सब इसे अच्छी तरह याद रख लें। यह हर मामले में आपके निकम्मे बेटे से 100 गुना बेहतर है। जब तक मैं अंधी न हो जाऊं, मुझे उस बेवकूफ़ आर्यन खन्ना में कोई दिलचस्पी नहीं होने वाली। तुम जीविशा की इन बेबाक और लीक से हटकर कही गई बातों से बलराज गुस्से के मारे नीला पड़ गया। जीविशा के इस विचित्र व्यवहार ने वहां मौजूद हर किसी को चक्कर में डाल दिया था। और हाँ, जीविशा ने अपना हाथ वापस खींचा और उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा जिसने उन पर जान लेने की कोशिश का आरोप लगाया था। मैं जिसे मारना चाहती हूँ वह कभी बचकर नहीं भाग सकता। जैसे ही जीविशा ने ये कहा, उनकी आंखों में एक सर्द जानलेवा चमक उभरी। अचानक उनकी उंगली से रोशनी की एक किरण निकली और सीधे उस गवाह की ओर लपकी। वह किरण इतनी तेज थी कि चंदर सिंह को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जब तक सबको एहसास हुआ कि जीविशा ने उस आदमी पर हमला किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह रोशनी की किरण उस आदमी की बाहों के बीच समाकर गायब हो गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने अपना हाथ उस जगह पर लगाया, पर उसे वहां कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। बलराज ने भी देखा कि उस आदमी के माथे पर कोई चोट का निशान नहीं है, इससे पहले कि वह जीविशा को फिर से घेरने की कोशिश करता। अचानक वह अधेड़ उम्र का आदमी दर्द से कराह उठा। उसके शरीर के अंदर से सुनहरी रोशनी का एक सैलाब ऊपर की ओर उमड़ा। उसके अंदरूनी अंगों से शुरू होकर वह रोशनी उसके शरीर की हर कोशिका को भीतर ही भीतर जलाने लगी।
सुनहरी लपटें उस आदमी के पूरे शरीर पर फैल गईं। इस नज़ारे ने हर किसी को दहशत में डाल दिया और चंद्र सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत अपने आदमियों को आग बुझाने के लिए चिल्लाकर आदेश दिया। लेकिन चाहे उस पर बाल्टियां भर भर के कितना भी पानी क्यों न उछाला गया, उस शख्स के शरीर पर लगी लपटें कम नहीं हुईं। इसके उलट वे और भी भीषण तरीके से धधकने लगीं। वे सुनहरी लपटें किसी डरावने सपने की तरह सबके सिर पर मंडरा रही थीं। सब बेबस होकर देखते रहे और वह अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे जलता गया, यहाँ तक कि उसकी खाल और अंग तक भस्म हो गए। जमीन पर बस धुंधले सुनहरे रंग की हड्डियों का एक ढेर बिखरा रह गया। उस आदमी की मौत के साथ ही वे विचित्र सुनहरी लपटें भी गायब हो गईं। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो पहले वहां कुछ था ही नहीं। सिर्फ वह खौफ का एहसास मिटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वे जली हुई हड्डियां अब भी तपिश छोड़ रही थीं। क्या आप सबने साफ साफ देख लिया? जीविशा शर्मा की आवाज़ अचानक सबके कानों में गूंजी। लहजा बेहद कोमल था, पर वह बिजली की कड़क जैसा लगा, जिसने सबको उनकी दहशत से जगा दिया। कोई नहीं जानता था कि जीविशा ने क्या किया था, न ही किसी को उन न बुझने वाली सुनहरी लपटों के स्रोत का पता था। बलराज खन्ना पथराई नज़रों से हड्डियों के उस ढेर को देख रहा था। जलती हुई खाल और मांस की वह गंध काफ़ी देर तक नहीं छंटी और उसके नथुनों में समाती रही, जिससे उसका जी मिचलाने लगा। जौहरी की दुकान का मालिक उन हड्डियों के सबसे करीब घुटनों के बल बैठा था। जब सुनहरी लपटें जलने लगी थीं, तभी उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर किसी डरे हुए परिंदे की तरह कांप रहा था। उवाक! उस अजीब सी गंध को सूंघकर दुकान मालिक ने उल्टी कर दी। उसके नाक और मुंह से गंदगी हर तरफ बिखर गई और एक खट्टी सड़ी बदबू फैल गई। तुम कह रहे थे कि मेरे और तुम्हारे बीच संबंध हैं। जीविशा की मुस्कुराती आंखें उस दुकान मालिक पर टिकीं। दुकान मालिक का शरीर अकड़ गया और उसने अचानक सिर उठाकर जीविशा की उन जानलेवा आंखों में झांका। पल भर के लिए उसका खून जैसे बर्फ की तरह जम गया। उसने अपने कपड़ों पर लगी गंदगी को पोंछने तक की जहमत नहीं उठाए और बस बेबसी से सिर हिलाने लगा। वह जमीन पर अपने पैर घिसते हुए बस उस पागल औरत से दूर भागना चाहता था। तुम वाकई दिखने में बहुत चिड़चिड़े हो। तुम मेरे अग्नि के जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारा जीवन सच में एक बर्बादी है। जीविशा ने लापरवाही से अपना हाथ उठाया। वह सुनहरी किरण जिसने लोगों को हताश कर दिया था, एक बार फिर उनकी उंगली से निकली और सूं की आवाज़ के साथ दुकान मालिक के माथे के बीचों बीच समा गई। दुकान मालिक को अपने माथे पर एक गर्माहट महसूस हुई। जो उसने पहले देखा था, उससे उसकी रूह पहले ही कांप चुकी थी। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी। अपने माथे को हाथों से ढंक कर वह जीविशा की ओर रेंगते हुए आया और घुटनों के बल बैठ गया। वह बार बार अपना सिर जमीन पर पटकते हुए गिड़गिड़ाने लगा, जीविशा बिटिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको नहीं फंसाना चाहिए था, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उसकी दिल दहला देने वाली चीख ने उसकी विनती को बीच में ही काट दिया। सुनहरी लपटें एक बार फिर सबकी आंखों के सामने प्रकट हुईं। सब फटी आंखों से देखते रह गए जब उन लपटों ने दुकान मालिक को अपनी आगोश में ले लिया। फिर आग उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से होकर बाहर निकली और उसके कपड़ों को राखकर उसकी त्वचा को लाल करने लगी। एक दर्दनाक चीख सबके कानों को चीर गई। इन लगातार होती विचित्र घटनाओं ने क्रूर बलराज खन्ना को भी डरा दिया। वह बस देखता रह गया कि कैसे वह दुकान मालिक उन सुनहरी लपटों में बेकार की जद्दोजहद कर रहा है और उस जलते हुए चेहरे पर डर और विभत्स भाव साफ दिख रहे थे। बलराज नगर प्रमुख जी बचा लो। दुकान मालिक ने आग के बीच से अपनी कोहनी उठाई जिस पर सिर्फ हड्डियां बची थीं और हताशा में बलराज की ओर हाथ बढ़ाया। उस विकृत चेहरे पर छाई दहशत ने बलराज खन्ना के मन पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया था। तड़तड़! जौहरी की दुकान के मालिक द्वारा उठाया गया हाथ उन लपटों के कारण बीच से टूट गया। उसकी जलती हुई हड्डियां जमीन पर जा गिरीं और इसी के साथ वह इस दुनिया से ओझल हो गया। कोई उसे बचा नहीं पाया और अंत में उस अधेड़ उम्र के गवाह की तरह उसके अवशेष भी बलराज के घोड़े के सामने ढेर हो गए। मौत की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। हवेली के उस पुराने आंगन में सिर्फ मांस जलने की दमघोंटू बदबू बची थी। चंद्र सिंह, जो अभी कुछ देर पहले तक अहंकार से भरा था, इस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद डर के मारे पत्थर हो गया। उसने सहज रूप से जीविशा शर्मा की ओर देखा। वह देखने में महज एक दुबली पतली कमजोर लड़की थी, पर इस पल वह लोगों की जान लेने वाली किसी साक्षात काली शक्ति जैसी लग रही थी। वह अनजाने में पीछे हटने लगा और उसके पैरों में बस वहां से भाग निकलने की बेकाबू इच्छा जाग उठी। बलराज खन्ना अपनी सुध बुध से बाहर आया। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब जीविशा का किया धरा है। जीविशा, जो शर्मा परिवार की एक बेकार लड़की मानी जाती थी, वह भला ऐसा कैसे? इस पल बलराज को एक गहरी बेचैनी ने घेर लिया। उसने तिरछी नज़रों से देखा और महसूस किया कि चाहे उसके पीछे खड़े रईस खानदानों के मुखिया हों या विजयनगर के वे सिपाही जिन्हें वह साथ लाया था, सबके सब थरथर कांप रहे थे। वह जीविशा को अपनी नाक के नीचे इस तरह तांडव नहीं करने दे सकता था।
जीविशा शर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सबके सामने कत्ल कर रही हो। बलराज ने अचानक अपना हाथ उठाया और कांपती उंगलियों से जीविशा की ओर इशारा किया। उसे कुछ तो करना ही था, वरना। जीविशा ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और बलराज के बदलते चेहरे को देखते हुए कहा, क्या आपने ही नहीं कहा था कि मैंने लोगों को मारने की कोशिश की पर नाकाम रही? आज मैं आपके उस आरोप को हकीकत में बदल रही हूं। तो क्या हुआ अगर मैंने किसी को मार दिया? मैंने न सिर्फ मारा है बल्कि आपके सामने मारा है। बलराज जी, आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम बहुत दुस्साहसी हो, तुम्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। जीविशा के ऊंचे सुरों ने बलराज को और भी उत्तेजित कर दिया। आप मुझसे कानून की बात करेंगे? जीविशा हंसी और अपनी भौहें सिकुड़ी। सच तो यह है कि सिर्फ वे दो कचरा लोग ही नहीं, आप और आपके ये पालतू गुर्गे भी आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कमजोर दिखने वाली जीविशा ने सबके सामने अपना अडिग रुख अख्तियार कर लिया था। उस दबदबे भरे संकल्प ने सबको हतप्रभ कर दिया। गजराज सिंह और बाकी अंगरक्षक अपनी बिटिया की उस छरहरी पीठ को दंग होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने साक्षात मृत्यु की देवी को देख लिया हो, जो कातिलों के सामने खड़ी है और उन्हें यमलोक पहुंचाने के लिए तैयार है। जीविशा शर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बलराज अपने दांत पीसते हुए उसे घूरने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जीविशा इतनी बेलगाम हो जाएगी। जीविशा धीरे से मुस्कुराई। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मुझमें कितनी हिम्मत है। इतना कहकर जीविशा ने युवराज के कंधों से अपना हाथ हटा लिया। अपनी बाहें सिकुड़कर उन्होंने अपने लाल होंठों से वे शब्द कहे जिसने हर किसी का खून सुखा दिया। युवराज जी, इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। जो आ गया। जैसे ही युवराज को आदेश मिला, वह अपनी जगह से गायब हो गया। बलराज खन्ना के मन में खौफ बैठ गया और उसे अपनी मौत सामने नाचती दिखने लगी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और चीखने लगा, तीर चलाओ, इन्हें मार डालो, चंद्र जल्दी करो, इसे खत्म कर दो। बलराज की चीख सुनते ही सुन्न पड़े सिपाही होश में आए। मौत के डर ने उनकी कायरता को भुला दिया। अपनी जान बचाने के लिए उन सब ने फुर्ती दिखाई और अपनी कमानें खींच लीं। चंद्र सिंह ने भी बिना वक्त जाया किए सबसे पहले इस पूरे फसाद की जड़ जीविशा शर्मा की ओर धावा बोल दिया। मगर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। युवराज किसी ऐसी रूह की तरह था जिसे कोई साफ देख ही नहीं पा रहा था। हवा में बस एक धुंधला सा साया इधर उधर बिजली की तरह कौंध रहा था। जैसे ही कमानों से तीर छूटे, उनके नुकीले सिरे हवा में ही टूट गए और एक भी तीर जीविशा के करीब तक नहीं पहुंच सका। अगले ही पल चारों तरफ ताज़ा खून के फव्वारे छूटने लगे और दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। बलराज खन्ना ने अपनी आंखों से देखा कि उसके लाए हुए सिपाहियों को वह साया गाजर मूली की तरह काट रहा था और उन्हें पलटकर वार करने तक का मौका नहीं मिल रहा था। खून की भारी गंध बलराज के नथुनों में समा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मौत की दरांती ने उसका गला रोंद दिया हो, जिससे उसका दम घुटने लगा। चंद्र जल्दी कुछ करो। उस वक्त बलराज की सारी उम्मीदें सिर्फ चंद्र सिंह पर टिकी थीं। चंद्र की काबिलियत विजयनगर में सबसे अव्वल मानी जाती थी और सिर्फ वही पासा पलट सकता था। चंद्र पसीने से तरबतर था, पर वह पूरी ताकत से जीविशा की ओर झपटा, जो अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ी थीं। बिटिया, गजराज सिंह खौफ में चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर उनकी ओर लपका। मगर चंद्र की भारी तलवार हवा में ऊंची उठ चुकी थी और उसका निशाना सीधे जीविशा का सिर था। लेकिन जीविशा अपनी जगह पर अडिग खड़ी रहीं। चंद्र की आंखों में एक चमक आए और जीत की खुशी उसके होठों पर धीरे धीरे तैरने लगी। पर तभी चंद्र की तलवार जीविशा के सिर तक पहुंच ही नहीं पाए। वह उनके सिर से महज आधी हथेली की दूरी पर रुक गई थी और दो लंबी नाजुक उंगलियों के बीच सहजता से फंसी हुई थी। चंद्र फटी आंखों से जीविशा को देखने लगा, जिन्होंने महज दो उंगलियों से उसके पूरी ताकत से किए गए हमले को रोक दिया था। उसने अपनी जान लगा दी, पर तलवार टस से मज नहीं हुई। जीविशा ने अपना सिर थोड़ा उठाया और उनकी मुस्कुराती आंखें चंद्र की खौफदा आंखों से मिलीं। एक साधारण इंसान भला किसी अमर सत्ता से कैसे लड़ सकता है? जीविशा के होंठों पर एक मुस्कान खिली और उन्होंने वे शब्द कहे जिससे चंद्र का खून जम गया। जीविशा ने तलवार थामी हुई अपनी उंगलियों से उसे एक हल्का सा झटका दिया। अचानक उस ठोस तलवार से एक अदृश्य ऊर्जा लहर की तरह निकली, जिससे वह थरथराने लगी। वह कंपन बिजली की तरह चंद्र के हाथों तक पहुंचा। चंद्र ने घबराहट में तलवार पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। जैसे ही उसने मूठ छोड़ी, वह तलवार जो लगातार कांप रही थी, एक जोरदार खनक के साथ चकनाचूर हो गई। वह हथियार जिस पर चंद्र को नाज था, देखते ही देखते धातु के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और जीविशा के पैरों के पास बिखर गया। तुम जैसा कचरा आदमी भी हमारे गजराज भाई से मुकाबला करने की हैसियत रखता है। जीविशा ने अपना सिर टेढ़ा किया और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। भले ही वे अपने पिछले जन्म में महापरिवर्तन हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार नहीं कर पाई थीं, पर उनकी रूह अर्धअमर की अवस्था तक पहुंच चुकी थी। भले ही उनकी आंतरिक शक्ति इनक और बिखर गई थी, पर इन आम इंसानों से निपटना उनके लिए मामूली खेल था। जिंदगी और मौत का फैसला उनके हाथों में था।
अपनी बात खत्म करते ही जीविशा ने लापरवाही से अपना दायां हाथ हवा में लहराया और उनकी चौड़ी आस्तीन से एक बर्फीली हवा का झोंका निकला। उस हवा ने जमीन पर पड़े तलवार के उन नुकीले टुकड़ों को समेटा और सीधे जड़वत खड़े चंदर की ओर मोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसे छूकर गुजरी हो। चंदर को शरीर में कोई खास दर्द महसूस नहीं हुआ, पर अचानक खून की एक भारी महक उसके नथुनों में समा गई। उसने सहजता से नीचे देखा और उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर खून की धाराओं से भीग चुका था। तलवार के उन बारीक टुकड़ों ने उसके पूरे जिस्म को छलनी कर दिया था। उसके कवच से खून टपक टपक कर नीचे की जमीन को सुर्खलाल कर रहा था। अपनी खून से सनी आंखों से चंदर सिंह अपने लहूलुहान शरीर को देखता रहा। मौत की आहट धीरे धीरे उसकी रूह को निगल रही थी। उसने अपने खून से लथपथ हाथों को उठाने की जद्दोजहद की और जीविशा शर्मा की ओर हाथ बढ़ाया, मानो वह कुछ पकड़ना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसका पूरा शरीर खून के दलदल में ढह गया और उसकी सांसें थम गईं। ऊपर से नीचे देखते हुए जीविशा ने अपनी आंखों में वह शीतलता बरकरार रखी। जब उन्होंने चंदर की रक्तरंजित लाश को देखा तो उनके परदादा द्वारा उनके गुरु से कहे गए शब्द उनके दिमाग में कौंध गए। जीविशा, ये बच्ची अमरकाया के साथ जन्मी है, लेकिन इसकी प्रवृत्तियां बहुत उग्र हैं। मुझे डर है कि अगर इसने एक बार अपराध का मार्ग चुन लिया तो इसका उच्च लोकों में जाना कठिन हो जाएगा। इसे अपने तन और मन को साधने की जरूरत है ताकि यह अपनी संहारक इच्छाओं पर काबू पा सके। जीविशा के होंठों पर एक मुस्कान खिल गई। ये कहना मुश्किल था कि वे उस पल क्या महसूस कर रही थीं। उन्होंने अपनी आंखें दोबारा उठाईं और वह कड़कपन गायब हो चुका था, जिसकी जगह एक शरारती मुस्कान ने ले ली थी। वे मुस्कुराते हुए उन पालतू गुर्गों को देख रही थीं जिन्हें बलराज खन्ना साथ लाया था और जो अब एक एक करके ढेर हो रहे थे। उन्होंने उन रईस खानदानों के मुखियों को देखा जो खुद को ऊंचे दर्जे का समझते थे, पर अब खौफ में इधर उधर भाग रहे थे और चीखें मार रहे थे। खून के उस मंजर के बीच बलराज खन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जिस घोड़े पर वह सवार था वह भी डर गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, जिससे सुध बुद्ध खोया हुआ बलराज सीधे जमीन पर आ गिरा। जब वह खून के कीचड़ में गिरा तो उसका साफ सुथरा और रौबदार कवच तुरंत ताज़ा खून से सन गया। वह घबराहट में रेंग कर उठने लगा, पर जैसे ही उसने सिर घुमाया उसने देखा कि जो रईस मुखिया हमेशा उसकी चापलूसी करते थे वे उसे छोड़कर भाग रहे थे। उसके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे और वह इस नर्क जैसी जगह से बच निकलना चाहता था। मगर क्या मैंने तुम लोगों को जाने की इजाज़त दी? जीविशा की आवाज़ किसी काली छाया की गहरी गूंज की तरह सबके कानों में जा टकराए। खून के उस सैलाब से सोने के बारीक धागे उभरे और उन मुखियों और बलराज के टखनों के चारों ओर मजबूती से लिपट गए जिन्होंने भागने की कोशिश की थी। वह धागा जो मंद मंद चमक रहा था उसने उन्हें उनकी जगह पर ही जड़ दिया। जिसने भी उस बंधन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की उसके टखने तुरंत कट गए। जिन लोगों के दोनों पैर कट गए थे वे जमीन पर गिरकर अपने टखनों को पकड़कर कराहने लगे और उनकी चीखें आसमान चीरने लगीं। बलराज खन्ना बुरी तरह डर गया था। वह सचमुच खौफ में था। उसने देखा कि कैसे सुनहरे धागे से आज़ाद होने की कोशिश में कुछ मुखियों ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। वह लगातार कांप रहा था। उस पल बलराज को एहसास हुआ कि जिन 100 से ज्यादा सिपाहियों को वह लाया था वे सब मारे जा चुके थे। उनकी लाशें, जो युवराज की तेज तलवार से कटी थीं, खून के तालाब में बेतरतीब बिखरी पड़ी थीं। हवा में मौत की भारी गंध और खून की सड़ांध घुल चुकी थी जिसने बचे हुए लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी। आखिर यह सब क्या था? बलराज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस साजिश को उसने इतनी बारीकी से बुना था जीविशा उसे इतनी आसानी से कुचल देगी। असली ताकत के सामने उसके सारे तिकड़म और चालें बिल्कुल खोखली और बेकार साबित हुई थीं। बलराज के बगल से हल्के कदमों की आहट आई। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि जीविशा शर्मा बड़ी बेपरवाही से उसकी ओर बढ़ रही थीं। जीविशा बिटिया, हम पर दया करो, हमें माफ़ कर दो। अपनी जान की भीख मांगते हुए वे तमाम मुखिया घुटनों के बल जमीन पर आ गए। उनके पास अपने टखनों से उठते हुए उस चुभने वाले दर्द पर ध्यान देने का भी समय नहीं था। वे बस जीविशा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि उन्हें जाने दिया जाए। जीविशा ने उन विनती करते मुखियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बजाय वे धीरे धीरे चलकर बलराज खन्ना के सामने आकर खड़ी हो गईं और उनके होठों पर अब भी वही हल्की सी मुस्कान थी। जी जीविशा, तुम क्या करना चाहती हो? बलराज खन्ना का शरीर लगातार कांप रहा था। जब उसने जीविशा शर्मा को अपने ठीक सामने खड़ा देखा तो डर के मारे उसका दिल जैसे फटने को था। जीविशा ने मुस्कुराते हुए बलराज की ओर देखा। आपसे बात करने के लिए अपनी गर्दन को इतना ऊपर उठाना थोड़ा थका देने वाला काम है। बलराज का शरीर सुन्न पड़ गया। अगले ही पल वह एक भारी आवाज के साथ जीविशा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अब अहंकार का वह नामो निशान तक नहीं था जो कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। अब उतनी थकान नहीं हो रही। जीविशा ने ऊपर से बलराज को देखा। उनका मजाकिया अंदाजा किसी साधारण परिवार के बच्चे जैसा लग रहा था।
पर उनके सामने हुए इस भीषण रक्तपात को देखते हुए कोई भी उन्हें बच्चा समझने की भूल नहीं कर सकता था। जीविशा, मुझसे गलती हो गई। चाचा, बलराज को अपनी भूल का एहसास हो गया है, तुम बस इस बार मुझे छोड़ दो। बलराज ने हाथ फैलाकर कांपती आवाज में मिन्नत की। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि जीविशा वाकई ऐसी शक्तिशाली साक्षात मृत्यु की देवी हैं, तो उसकी उन्हें उकसाने तक की हिम्मत नहीं होती। ये लड़की पूरी तरह पागल थी। वह तब तक शांत रहती थी जब तक वह कुछ करना न चाहे, पर एक बार अगर उसने ठान लिया तो वह सबका सफाया करके ही मानती थी। उसे न आसमान का खौफ था, न जमीन का। बलराज को अब अपनी जान के अलावा किसी और चीज की फिक्र नहीं थी। जीविशा ने बलराज को देखा, जो उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। अचानक उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके पसीने से तरबतर चेहरे पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। बलराज जी, ये पहली बार नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे मौके दिए थे। बलराज का चेहरा और भी भयानक हो गया और उसका शरीर और भी जोर से कांपने लगा। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूं कि यह आखिरी बार है। मैं दोबारा ऐसा करने की जुर्रत नहीं करूंगा। यह विजयनगर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। आर्यन के साथ तुम्हारा रिश्ता भी अब खत्म। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए बलराज किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। वह महसूस कर सकता था कि जीविशा की आंखों में इस बार उसे खत्म कर देने का पक्का इरादा था। यह विजयनगर तो पहले से ही मेरा था। जीविशा हंसी। ये तो बस इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे चाहती हूं या नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बलराज ने लगातार सिर हिलाया। उसके पीछे खड़े रईस मुखियाओं ने भी उसकी देखा देखी जीविशा को पुकारने का तरीका बदल दिया और उन्हें नगर प्रमुख जी कहकर संबोधित करने लगे। जो आम लोग समय रहते भाग नहीं पाए थे, वे एक तरफ खड़े ये देख रहे थे कि कत्लेआम थम चुका है। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भले ही चारों तरफ खून बह रहा था, पर उनमें से किसी को खरोंच तक नहीं आई थी। साफ था कि जीविशा का इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हालात के अचानक बदलने पर कुछ बहादुर लोग तो तमाशा देखने के लिए वहीं रुक गए। पर आखिर क्यों? ये लड़की विजयनगर की नगर प्रमुख कैसे बन गई? हर कोई उलझन में था। पर इस पल जो भी समझदार था वह समझ चुका था कि जीविशा के पास जो हुनर है, उसे देखते हुए अगर वे किसी को मारना चाहती तो वह अधेड़ उम्र का गवाह कभी भाग ही नहीं पाता। इसके अलावा जौहरी की दुकान के मालिक की मौत से पहले की हरकतों से साफ था कि आज जो कुछ भी हुआ वह जीविशा को फंसाने की बलराज की एक सोची समझी साजिश थी। पर विजयनगर पर इतने सालों से राज करने वाले बलराज खन्ना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी दीवार का सामना करना पड़ेगा। यह उसके लिए एक करारी हार थी। जीविशा, मैं जानता हूं कि मैं मरने के लायक हूं, पर मुझे अब भी विजयनगर का सहायक नगर प्रमुख माना जाता है। मैं खन्ना परिवार से हूं और हमेशा राजमाता की सेवा में रहा हूं। अगर तुम वाकई मुझे मार दोगी तो मुझे डर है कि तुम उन्हें क्या जवाब दोगी। बलराज जानता था कि वह हार चुका है, इसलिए उसने अपनी अहमियत का वास्ता देकर जान की भीख मांगी। जीविशा ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी पहुंच का इशारा करने वाले बलराज को देख उन्हें हंसी आ गई। अचानक उन्होंने हाथ उठाया और अपने गले पर बंधे कपड़ों को थोड़ा हटाया ताकि उनकी साफ गर्दन दिखाई दे सके। तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगी? जीविशा शर्मा के गले में हल्के सुनहरे रंग का एक हार चमक रहा था। वह हार उनके गले से इतनी बारीकी से लिपटा था कि उनके शरीर का ही हिस्सा मालूम पड़ता था। उस हार के निचले हिस्से में चांदी का एक छोटा सा लॉकेट था जो किसी पक्षी के अंडे के आकार का था। लॉकेट के बिल्कुल बीच में एक दमकता हुआ रत्न जड़ा था और उस रत्न से निकलकर एक अजीब सा मंत्र पूरे लॉकेट पर फैला हुआ था। वह लॉकेट दिखने में बहुत भव्य नहीं था, पर जैसे ही वह सामने आया वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। वह विश्व विनाशक कवच था। जैसे ही लोगों ने उसे करीब से देखा, सबकी सांसें अटक गईं। हर साम्राज्य में असुरों के खिलाफ लड़ने वाली मुख्य ताकत वही विनाशक होते थे जिनके पास ये कवच होता था। कहावत थी कि यह कवच सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसके खून में विनाशक के अंश हों। गले पर मौजूद ये छोटा सा निशान बस एक शुरुआत थी। एक बार जब विनाशक की शक्ति जागती थी तो ये कवच उसे असीमित ताकत दे देता था। जीविशा के गले पर जो चमक रहा था वह उसी विश्व विनाशक कवच का पवित्र चिन्ह था। उस एक पल में सब कुछ साफ हो गया। जीविशा शर्मा ही विजयनगर की असली नगर प्रमुख थीं। हर विनाशक को कवच विरासत में मिलने के बाद एक शहर का नियंत्रण दिया जाता था और विजयनगर वह शहर था जिसे महाराज ने जीविशा के लिए चुना था। ये बात समझ में आते ही बलराज खन्ना ने अब तक जो कुछ भी किया था उसकी कलई खुल गई। वह साफ तौर पर विजयनगर की सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं था और जीविशा को अपने घुटनों पर लाना चाहता था। इसीलिए उसने जीविशा और आर्यन खन्ना की शादी का प्रपंच रचा था ताकि वह पर्दे के पीछे से शहर पर राज करता रहे। पर अफसोस, जीविशा कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचा सके, और उसके लाडले बेटे में ऐसा कुछ नहीं था जो जीविशा को प्रभावित कर पाता। अब किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका रिश्ता तय था या नहीं। सब बस ये देखना चाहते थे कि जीविशा बलराज को क्या सजा देंगी।
नियम तो ये था कि एक विनाशक को भी किसी सहायक नगर प्रमुख को दंडित करने से पहले महाराज को सूचित करना पड़ता था और उनका आदेश लेना होता था। यही बलराज खन्ना की आखिरी उम्मीद थी। पर जहां हर कोई जीविशा की असली पहचान देखकर दंग था, वहीं अग्नि उनके गले पर उस कवच के निशान को देखकर सुनना पड़ गया। जीविशा की ओर देखने वाली उसकी नज़रों में कई तरह के जज्बात उमड़ रहे थे और उसके सुंदर चेहरे पर अनजाने में ही चिंता की लकीरें उभर आईं। वह वाकई एक विनाशक थी। बलराज ने जीविशा की ओर देखा, उसका पसीना बारिश की बूंदों की तरह टपक रहा था। बलराज जी, मैं जानती हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि अगर मैं कायदे कानूनों की परवाह किए बिना अभी आपको खत्म कर दूं, तो क्या महाराज आप जैसे नीच इंसान के लिए मुझे मौत की सज़ा सुनाएंगे? जीविशा के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। उनके शब्दों ने बलराज के दिल को दहशत से भर दिया। विजयनगर का एक मामूली सहायक नगर प्रमुख भला एक शक्तिशाली और उच्च पद वाले विनाशक की बराबरी कैसे कर सकता था? जवाब बिल्कुल साफ था। बलराज बेबसी में जमीन पर ढह गया। पल भर में उसका चेहरा ऐसा लगने लगा मानो उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। उसने जीविशा के पैर छोड़ दिए। जीविशा की आंखों में एक मुस्कान तैर गई। अचानक बलराज को कुछ याद आया और उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। रुको, राजमा पच। लेकिन बलराज खन्ना अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जीविशा का हाथ कोमलता से उसके गले को चीरते हुए निकल गया। उनके वार के साथ ही बलराज का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछल गया। बलराज के गले से ताज़ा और गर्म खून का फव्वारा फूटा। खून की उन बूंदों के बिखरने के साथ ही बलराज खन्ना के लालच और साजिशों के सफ़र का अंत हो गया। बलराज खन्ना का सिर जमीन पर लुढ़क गया। मरने से पहले की दहशत उसके चेहरे पर जम गई थी और उसकी फटी हुई आंखें बिना पलक झपकाए अधखुली रह गई थीं। जमीन पर घुटनों के बल बैठे तमाम रईस मुखियाओं की रूह कांप उठी। वे सब पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगे और अपना सिर जमीन पर दे मारने लगे। उनके माथे लहूलुहान हो गए थे, पर वे बस यही दुआ कर रहे थे कि जीविशा शर्मा उन्हें किसी तरह बख्श दें। युवराज वापस जीविशा के पास लौट आया। उसके हाथ में मौजूद त्रिशूलधार खड्ग किसी नए शस्त्र की तरह साफ सुथरा चमक रहा था। उस पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। वह जीविशा के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। मार देना है या रुक जाना है? सब लोग युवराज को ऐसे देख रहे थे मानो वह साक्षात यमराज हो, और उनके विलाप का शोर और भी दर्दनाक हो गया। रोने पीटने की वह आवाज़ कानों को चुभने वाली थी। जीविशा ने नज़रें उठाकर उन मुखियाओं को देखा जिनके चेहरे रोते रोते नीले पड़ गए थे। फिर उन्होंने बड़े शांत भाव से अपना हाथ लहराया और कहा, दफा हो जाओ। मानो किसी डरावने सपने से जागे हों, वे सब जीविशा का शुक्रिया अदा करने लगे। लेकिन मैंने कहा, दफा हो जाओ। जीविशा की आंखों में एक मुस्कान तैर गई। भले ही वे मुस्कुरा रही थीं, पर उसे देखकर लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन रईसों ने शुरू में सोचा था कि वे अपने जिंदा बचे नौकरों के सहारे खड़े होकर जाएंगे, पर वे फौरन जीविशा का इशारा समझ गए और उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले नौकरों को झटक दिया। सिर हिलाते हुए वे बोले, हम अभी लुढ़कते हुए जाते हैं। इतना कहते ही वे अपने जख्मों के दर्द की परवाह किए बिना जमीन पर किसी फुटबॉल की तरह बुरी तरह लौटने और लुढ़कने लगे। अगर माहौल इतना गंभीर न होता तो वहां खड़े आम लोग ठहाका मारकर हंस पड़ते। कौन सोच सकता था कि विजयनगर में जुल्म ढहाने वाले ये रईस मुखिया आज मिट्टी में लथपथ होकर जमीन पर इस कदर लुढ़कते हुए जाएंगे। मौत का साया अब छट चुका था। जीविशा ने चारों ओर फैले उस मलबे और खून को देखा और एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर युवराज के कंधे के कवच को थपथपाया। तुमने बहुत मेहनत की। युवराज बिना किसी हलचल के खड़ा रहा। जीविशा ने उन मुखियाओं को देखा जो लुढ़कते हुए दूर जा रहे थे। जैसे उन्हें कुछ याद आया हो, वे अचानक बोली, तुम लोग जरा रुको। सारे मुखिया बुरी तरह सहम गए। वे वहीं जमीन पर सीधे लेट गए। उन्हें डर था कि कहीं जीविशा का इरादा बदल न गया हो। यहाँ बहुत गंदगी फैल गई है। तुम लोग अपने बंदे भेजो और इस सब की सफाई करवाओ। जीविशा ने उम्मीद से परे एक बात कही। मुखियाओं की मना करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। सब कुछ तय करने के बाद जीविशा ने अपना हाथ पीछे खींचा। ठीक है, जो लोग तमाशा देख रहे हैं वे भी अब जा सकते हैं। क्या कटे हुए गोश्त के लोथवे देखना इतना अच्छा लग रहा है? ये बात उन आम लोगों के लिए थी जो अब तक वहीं खड़े पूरी घटना देख रहे थे। सबके शब्द जैसे खो गए। क्या ये कटे हुए अंग और लाशें उन्हीं के सामने खड़े इस शख्स की वजह से नहीं हुए थे? धीरे धीरे लोगों के मन में घृणा का एहसास जागने लगा। हालांकि किसी ने भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं की। सब चुपचाप अपनी नाक खुजलाते हुए वहां से खिसक लिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह एक ऐसी याद बन गई जिसे वे चाहकर भी नहीं भूल सकते थे। उस दिन के बाद विजयनगर के नगर प्रमुख का चेहरा बदल गया था। हर किसी को जल्द ही यह पता चलने वाला था कि उनके शहर को एक ऐसी नई नगर प्रमुख मिली है जिसका मिजाज समझना नामुमकिन है। भीड़ को छत्ते देख जीविशा ने अंगड़ाई ली। वे मुड़ी और देखा कि गजराज सिंह और उनके साथी अब भी हक्के बक्का खड़े हैं।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गजराज भाई, छोटी छोटी बातों पर इतना उग्र नहीं होना चाहिए। हमेशा खून खराबा और पाप करना अच्छी बात नहीं है। गजराज का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा कि पूरी दुनिया में उनकी बिटिया ही आखिरी इंसान होनी चाहिए जो उन्हें ये नसीहत दे। मानो जीविशा ने गजराज के मन की बात पढ़ ली हो। वे हंसी। मुझे और अधिक खून खराबे को रोकने के लिए ही आज ये कदम उठाना पड़ा। गजराज खामोश रहे। क्या ये फिर भी खून खराबा नहीं था? भले ही जीविशा का तर्क गजराज के गले न उतरा हो, पर उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि उनकी बिटिया किसी आम औरत की तरह कमज़ोर नहीं है। उनमें वह दबदबा और फैसले लेने की जो ताकत थी, उसने वहां मौजूद हर मर्द के दिल में उनके प्रति सम्मान भर दिया था। अपनी सहज और मदमस्त चाल के साथ जीविशा शर्मा उस अग्नि के पास पहुंची, जो काफी गंभीर दिखाई दे रहा था। अग्नि की तनी हुई भौहों को देखकर उन्होंने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे के बीच की सिलवटों को सहलाकर शांत किया। क्यों? क्या तुम डर गए? अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया। जीविशा बोली, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वह मुझे नुकसान पहुंचाता। मैं किसी की मूर्खता एक पल के लिए बर्दाश्त कर सकती हूं, पर उसे जिंदा छोड़कर अपने लिए तबाही का बीज नहीं बो सकती। जीविशा ने बलराज खन्ना को बहुत मौके दिए थे, जब तक उसने उन्हें मजबूर नहीं कर दिया। जीविशा को उस जैसे इंसान की परवाह तक नहीं थी। बदकिस्मती से ये बलराज ही था जिसने अपनी मौत को खुद दावत दी थी। अग्नि ने जीविशा की ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में अनगिनत अनकहे जज्बात थे। काफी देर बाद अग्नि ने अचानक अपना हाथ उठाया और जीविशा के उन हाथों को पकड़ लिया जो उसके माथे को सहला रहे थे। हाथ पकड़ने के बाद उसने उन्हें तुरंत छोड़ा नहीं। वह बस जीविशा की हंसली के पास चमक रहे उस विनाशक चिन्ह को एकटक देखता रहा। वह चमकता हुआ चांदी जैसा निशान अग्नि की आंखों में छिपी उलझन को प्रतिबिंबित कर रहा था। तुम एक विनाशक हो, अग्नि आखिरकार बोला। जीविशा मुस्कुराई और बोली, शायद हूं। विनाशक तो सिर्फ इस शरीर की एक पहचान थी। क्या तुमने कभी इस चीज का इस्तेमाल किया है? अग्नि ने अपनी उंगली से जीविशा के उस विनाशक चिन्ह की ओर इशारा किया। जीविशा ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, यह मेरे पिता की निशानी है। मुझे इसे चलाना भी नहीं आता। मैंने गजराज भाई से सुना है कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले महाराज मुझे विनाशकों के एक खास संस्थान में भेजेंगे, जहां मैं इसका इस्तेमाल करना सीखूंगी। सच तो ये था कि जीविशा को उस विश्व विनाशक कवच में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बाहरी स्रोत से मिली कोई भी शक्ति लंबे समय तक साथ नहीं देती। किसी चीज पर भरोसा करने के बजाय खुद पर निर्भर रहना ज्यादा भरोसेमंद होता है। अग्नि की आंखों के भाव थोड़े नरम पड़े। उसने अपना सिर उठाया और जीविशा से कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। उसका इशारा दरवाजे के बाहर हुए उस खूनी मंजर की तरफ था। जीविशा के होंठों पर एक मुस्कान खिल गई। तुम्हें ऐसा लगता है? अग्नि जीविशा के इस मजाकिया अंदाज को देखकर निरुत्तर हो गया, मानो वह औरत जो कुछ देर पहले इतनी बेदर्दी से फैसले ले रही थी, वह ये हो ही नहीं सकती। तुम इतनी शक्तिशाली हो कि तुम्हें इस विश्व विनाशक कवच की कोई जरूरत नहीं है, अग्नि ने अचानक कहा। जीविशा ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। मेरा इसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा भी नहीं है। उन्हें नहीं लगता था कि महज एक कवच उनकी अर्धअमरता की शक्तियों को मात दे सकता है। वैसे भी ये चीज पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह इस शरीर के असली मालिक के पिता की दी हुई एक अमानत थी। मृतकों के प्रति सम्मान के नाते जीविशा उस पिता और पुत्री के रिश्ते के बीच दखल नहीं देना चाहती थी। अग्नि ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों की बेचैनी पूरी तरह खत्म हो गई। क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई बोझ है। जीविशा ने अग्नि के असामान्य व्यवहार को ताड़ लिया था। वह विनाशकों के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहा था। कुछ नहीं, अग्नि ने अपना हाथ झटक दिया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। आज तुमने जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना। अग्नि ने जीविशा की ओर देखा। उसके गंभीर चेहरे ने जीविशा को उलझन में डाल दिया, पर छोटे से अग्नि का वह दृढ़ अंदाज बहुत प्यारा लग रहा था। अगर तुम मुझे चूमोगे तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जीविशा ने फिर से छेड़खानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी उंगलियों से हल्के से अपने गालों को थपथपाया। गजराज और बाकी लोग ये सब देख नहीं पाए और उन्होंने अपनी नज़रें फेर लीं। जब जीविशा को लगा कि अब मजाक बंद करने का वक्त आ गया है, तभी उन्हें अचानक अपने गालों पर एक गर्माहट महसूस हुई। गुलाबी पड़ चुके चेहरे के साथ अग्नि ने पूरी गंभीरता से जीविशा की ओर देखा। जीविशा की आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ी, पर आखिर में वे मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं वादा करती हूं कि आज मैंने जो कुछ भी कहा है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बलराज खन्ना की मौत विजयनगर में कितनी बड़ी उथल पुथल मचाएगी, ये कहना मुश्किल था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वह उन आम लोगों के लिए एक कभी न भूलने वाला डरावना सपना बन गया था जो इसके गवाह बने थे। वे सभी जीविशा शर्मा की असीम शक्तियों का सम्मान करने लगे थे, पर साथ ही उन्हें इस बात की राहत भी थी कि वह निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थीं।
उन्होंने अपने मन में बस एक ही गांठ बांध ली थी कि इस शक्तिशाली मालकिन को कभी उकसाना नहीं है, क्योंकि कोई भी बलराज जैसी हालत में नहीं पहुंचना चाहता था। जीविशा के अलावा उस दिन युवराज ने अपने रण कौशल का जो प्रदर्शन किया था, उसने गजराज सिंह और बाकी अंगरक्षकों को हैरत में डाल दिया था। हालांकि युवराज कद काठी में काफी मजबूत दिखता था, पर जब से जीविशा ने उसे तराशा था, वह या तो गुफाओं में खुदाई करता था या अपने कमरे में शांत खड़ा रहता था। इसलिए गजराज और बाकी लोगों को अंदाजा नहीं था कि युवराज की युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त है। वह तो उन जैसे पुराने योद्धाओं से भी कहीं ज्यादा आक्रामक निकला। नतीजा ये हुआ कि जब युवराज हवेली लौटा तो सब उसे श्रद्धा भरी नजरों से देख रहे थे। कई गार्ड्स ने उत्साह में आकर उसे युवराज भाई कहना शुरू कर दिया। वे इतने जोश में थे कि उसे साथ ले जाकर शराब पिलाने तक की योजना बनाने लगे। जीविशा ने जब सबको युवराज को घेरे हुए देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। ठीक है, अब आप सब बिखर जाए, उसे अपनी बातों में मत फंसाए। अगर इस लकड़ी ने शराब सोख ली तो मुझे डर है कि इस पर मशरूम उगने लगेंगे। जीविशा की बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि युवराज उन जैसा नहीं है और उसका शराब पीना मुमकिन नहीं है। युवराज, पहले मेरे साथ आओ। जीविशा ने इशारा किया और वह गंभीर चेहरा लिए उनके पीछे चल दिया। पिछली लड़ाई में युवराज ने कई लोगों को ढेर किया था। वह सिर्फ जीविशा के आदेशों का पालन करना जानता था। लड़ाई के बाद भले ही ज्यादातर खून उसके कवच पर था, पर उसके हाथों और चेहरे पर भी लाल धब्बे साफ दिख रहे थे। अगर इसे फौरन साफ नहीं किया जाता और खून लकड़ी के अंदर समा जाता तो युवराज का चेहरा हमेशा के लिए दागदार हो जाता। जीविशा ने खुद खड़े होकर युवराज के शरीर से खून के निशान साफ किए। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने समय रहते सफाई कर दी और खून लकड़ी के रेशों तक नहीं पहुंचा। जब उन्होंने युवराज को बनाया था तब उनका इरादा सिर्फ खदानों से अयस्क निकलवाना था, पर आज की लड़ाई के बाद उन्हें अपनी एक कमी का एहसास हुआ। जिस लकड़ी से युवराज बना था वह ठंडी थी। उसके शरीर की जांच करने के बाद जीविशा सोचने लगी कि क्या उन्हें भविष्य में युवराज के लिए किसी और किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिटिया गजराज दरवाजे पर खड़े होकर चुपके से अंदर झांक रहे थे। जी। जांच पूरी होने के बाद जीविशा ने युवराज को जाने का इशारा किया। वह खामोशी से बाहर निकल गया और गजराज अंदर आए। बिटिया, अब जब बलराज मर चुका है तो मुझे लगता है कि जल्द ही पूरे शहर को पता चल जाएगा कि आप ही विजयनगर की असली नगर प्रमुख हैं। आपको क्या लगता है, हमें कब वहां शिफ्ट होना चाहिए? गजराज ने पूछा। जीविशा ने अपनी पलकें झपकाईं और गजराज की ओर देखा। शिफ्ट? जी हाँ, भले ही यह हवेली हमारे रहने लायक है, पर यह काफ़ी पुरानी और जर्जर है। अब जब आप कानूनी तौर पर नगर प्रमुख हैं तो आपको नगर प्रमुख के सरकारी निवास में ही रहना चाहिए, गजराज ने दृढ़ता से कहा। उन्हें लगा कि जब उनकी बिटिया ने इतनी फुर्ती से सब निपटा ही दिया है तो क्यों न लगे हाथ के काम भी पूरा कर लिया जाए। जीविशा ने अपने होंठ सिकुड़े और बिना किसी दिलचस्पी के हाथ हिला दिया। रहने दो, हैं? गजराज थोड़े चकरा गए। बलराज खन्ना जैसा आदमी जहां इतने सालों तक रहा हो, वहां आप मुझे बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मुझे उस जगह से घिन आती है, जीविशा ने दो टूक शब्दों में कह दिया।